हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक मोहब्बत ऐसी भी का भाग 13। दोनों इसी तरह ना जाने बेसुध कितनी देर तक खड़े रहे, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, आंखें बंद किए। दोनों एक दूसरे की धड़कन को महसूस कर रहे थे और ऐसा लग रहा था अयान की धड़कन है अनाया, अनाया कह रही हो और अनाया की अयान। अयान अचानक बाहर कुछ आवाज हुई तो अनाया अयान से छिटक कर अलग हुई और शर्म से लाल होते हुए नजरें नीची करके दूर खड़ी हो गई। अयान ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ अनाया? अनाया हकलाते हुए बोली, वो दी मेरे साथ आई थी, मैं भूल ही गई थी, वो आ जाए तो। अयान मुस्कुराते बोला, आई? अनाया ने आश्चर्य से पूछा, क्या? अयान ने सर हिलाते उत्तर दिया, आई भी, और हमें एक दूसरे से लिपटे हुए देखकर मुस्कुराकर चली भी गईं। अनाया को लगा शर्म से धरती में समा जाएगी। अयान उसकी ओर देखते हुए अपनी बाहें फैला दी, पर उसने नीची नजरों से ही कहा, नहीं, कोई आ जाएगा। अयान उसके पास आकर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम बिल्कुल नहीं बदली सोना, तुम वैसी ही हो जैसा मैंने तुम्हें पाया था। अनाया रुंधी आवाज में बोल उठी, मैं बदलना भी नहीं चाहती अयान, मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ जैसी थी, तभी तो तुम मुझे इतना चाहते हो। अयान ने हामी भरी और उसके जुल्फों को हटाते हुए प्यार भरी आवाज में कहा, मैं तो तुम्हें हर रूप में चाहता हूँ, तुम बदलो या ना बदलो, पर तुम मेरी अनाया ही रहोगी, जिससे अयान बेहद प्यार करता है और करता रहेगा। अनाया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर जी भर के अयान को देखा और पूछी, ऐसा क्यों हुआ अयान? अयान ने आंखों से प्रश्न किया, कैसा? अनाया ने भर्राई आवाज में पूछा, क्यों तुम्हें नहीं भूल पाई मैं, क्यों तुम्हें याद करती रही, क्यों तुम्हारे सपने संजोती रही, ये जानकर भी कि तुम्हें पाना अब मुश्किल नहीं नामुमकिन था, क्यों दिल में एक आस लेकर जीती रही कि कम से कम मरने से पहले एक बार तुम्हारा चेहरा देख लूं, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुन लूं। अयान ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, खबरदार, जो कभी मरने की बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मौत आए तुम्हारे दुश्मनों को, और शायद हमारे प्यार को ही सच्चा प्यार कहा जाता है, जिसमें एक दूसरे से कितनी भी नाराजगी हो, एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते, बिछड़ भी जाएं तो मिलने की आस में जिंदगी बिता देते हैं, और मिलते ही सारी शिकायत, सारे शिकवे, सारे गिले एक पल में ढह जाते हैं। तुम मुझसे सच्चा प्यार करती थी अनाया, भले ही जमाने के डर से स्वीकार नहीं कर पाई। अनाया ने सर हिलाया और अयान की आंखों में देखते हुए पूछा, और तुम अयान, तुमने क्यों मुझे ढूंढ निकाला? सब कुछ जानते हुए भी तुमने क्यों मुझे छोड़ नहीं दिया? तुम्हारा प्यार तो मुझसे भी ज्यादा गहरा है, जो मेरे अतीत को जानते हुए भी मुझे अपना लिया। अयान कुछ देर सोचने का नाटक करता रहा, फिर अनाया की ओर देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, नहीं, असल में। अनाया का दिल धक से हो गया। उसने घबरा कर पूछी, क्या अयान? अयान अपने बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, बता दूं? अनाया अपने धड़कते दिल को काबू में करते हुए बोली, हाँ अयान। अयान शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे यार, यहाँ हांगकांग में किसी को पकौड़े बनाने नहीं आते, तो मेरे लिए चोरी छिपे अपनी मासी के किचन से पकौड़े बनाकर ले आती थी, याद है? रुबीना दी भी नहीं बना पाती ऐसे करारे पकौड़े, इसलिए सोचा तुम्हें ढूंढ कर ले आऊं। कहकर वह अनाया की प्रतिक्रिया देखने के लिए रुक गया। अनाया अपनी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से फैलाते पूछी, तो तुम पकौड़े बनाने के लिए मुझे ढूंढ रहे थे? अयान ने जोर जोर से सर हिलाया और कहा, मैंने तो यहाँ तक सोच लिया है कि अगर ज़्यादा बना सको तो हम इसी का बिजनेस कर लेंगे, तुम पकौड़े बनाओगी और मैं बेचूंगा। अनाया बात को समझने की कोशिश कर रही थी, उसकी आंखें उसी तरह फैली हुई थी और अयान का दिल कर रहा था उसके इसी अदा पर अपनी जान न्यौछावर कर दे। अचानक अनाया समझ गई कि अयान मजाक कर रहा है। वह अयान के सीने में एक मुक्का मारती बोली, मैं तुम्हें मार डालूंगी अयान, एक बार तो तुमने मुझे डरा ही दिया। अयान अपना सीना पकड़ते हुए कराह उठा, मर गया, मार डाला मुझे। अनाया घबरा कर उसके सीने पर हाथ फेरते हुए डर से चिल्लाई, अयान, आई एम सॉरी, कहाँ लगा, दी को बुलाऊं क्या? अयान हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। उसके इस भोलेपन पर वह अनाया को अपनी ओर खींचते बोला, एक इंसान कितनी बार मर सकता है जान, मैं तो उसी दिन मर गया था जब तुमने कॉलेज जाते समय डरते डरते अपने इन खूबसूरत आंखों से मुझे देखा था। उस दिन मेरा दिल गाना गाना चाहता था। अनाया उसे घूरते बोली, मेरा दिल अभी भी डर के मारे धड़क रहा है, कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो।
अयान ने शरारती मुस्कान के साथ अनाया के सीने में कान लगाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं भी सुनूं तुम्हारे दिल की धड़कन। अनाया शर्माकर उसे परे ढकेलती हुई बोली, धत बदमाश कहीं के। अयान हंस पड़ा और अनाया के हाथों को चूमते हुए कहा, जो हद से भी गुजर जाए वह है बेहद। मैंने सिर्फ तुमसे ही बेहद प्यार किया था अनाया। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की वह लड़की जिसने मुझ मवाली गुंडे को प्यार किया, उसे जानवर से इंसान बना दिया। मैंने सारी जिंदगी तुमसे ही प्यार करने का वादा किया था और अयान अपना वादा नहीं तोड़ता। अनाया की आंखें इतना सुनते ही आंसू बहाने लगी। अयान ने घबरा कर पूछा, अब क्यों रो रही हो? अनाया ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो अयान। मुझे अपनी बातों से रुलाते रहते हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अयान ने आश्चर्य से कहा, अभी तो कह रही थी प्यार करती हूँ। अनाया ने रुंधे आवाज में कहा, नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अयान मुस्कुराकर बोला, नहीं, पहले सोच लो। लास्ट वाला फाइनल होगा, प्यार करती हो या नफरत। अनाया मुंह बनाते बोली, 100% नफरत। अयान ठहाका लगाते बोला, पक्का ना? अनाया हाँ में सर हिलाते बोली, 200% पक्का। अयान ना में सर हिलाकर कहा, मैं नहीं मानता, क्योंकि कुछ देर पहले मुझसे लिपट कर खड़ी थी तुम। नफरत करने वालों से ऐसे लिपटा नहीं जाता। अनाया वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारा सर, मैं जा रही हूँ। पर एक ही पल में अयान उसे अपने आलिंगन में ले लिया और उसके कान में हौले से बोला, शादी कर लो मुझसे अनाया। इसी इंतजार में ना जिंदगी निकल जाए और मौत दस्तक न दे दे। अनाया उसे लिपटते बोली, शट अप अयान, ऐसी बातें करते हो इसलिए मैं नफरत करती हूँ, सिर्फ फालतू बकवास। अयान मुस्कुराकर उसे और भी खींच लिया। तभी अयान का मोबाइल बजने लगा। उधर रूबीना दी की आवाज थी, अयान, कब तक मैं तुम दोनों की पहरेदारी करती रहूंगी? किसी को अंदर नहीं जाने दिया मैंने, पर तुम दोनों तो। रूबीना दी की आवाज सुनकर अनाया अयान से अलग होने की कोशिश की, पर अयान उसे अपने बाहों में खींचता हुआ रूबीना दी को उत्तर दिया, क्या दी, बड़ी मुश्किल से तो मेरी जान मेरी बाहों में आई है और आप कबाब में हड्डी बन रहे हो। रूबीना की आवाज सुनाई दी, तो शादी क्यों नहीं कर लेता? फिर तू और तेरी अनाया, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं तो कब से इस इंतजार में एक टांग पर खड़ा होकर उसकी नाक को हाँ में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। पूछे आपकी लाडली बहन से। अनाया को रूबीना की आवाज सुनाई दी, जो दरवाजे के पास खड़ी थी। क्यों अनाया, करेगी इस नालायक से शादी? बस हाँ कह दे। अनाया ने हाँ में सर हिलाया और शर्म से जमीन को देखने लगी। अयान खुशी से उछला और दौड़कर रूबीना दी से लिपट गया। रूबीना उसे हौले से हटाते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं रूबीना हूँ, अनाया नहीं बेटा, तू गलत इंसान से लिपट रहा है। अयान हंसते उत्तर दिया, आपके सामने मैं अनाया से नहीं लिपट सकता, शर्मा जाएगी मेरी दुल्हन। और प्यार की झप्पी तो आपको भी बनता है ना दी। आप नहीं होती तो आपकी बहन कहाँ से मिलती मुझे। रूबीना हंसते हुए उसके सर पर हाथ फेरते बोली, खुश रहो तुम दोनों और कभी अलग ना हो। अनाया अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। सोते हुए भी उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खेल रही थी, मानो वो कोई बहुत खूबसूरत सपना देख रही हो। अयान 2 बार कमरे में आकर देख चुका था, पर अनाया की गहरी नींद देखकर और सपने में मुस्कुराते देखकर उसका जी नहीं चाहा उसे जगा दे और उसका सपना तोड़ दे। उसका दिल तो हरदम यही चाहता था कि उसकी अनाया सारी जिंदगी खूबसूरत सपनों में खोई रहे और वो, उसका अयान, उसके सारे सपने पूरे करे। पर अब काफी देर हो चुकी थी और कुछ ही देर में राजू, संजू और मिसेस सेठी इंडिया से आने वाले थे। बच्चे भी अब उठ जाएंगे और अयान एक को संभाल सकता है पर दो को नहीं। सो अब अनाया को सुनहरे सपने से जगाना था। वह अनाया के गालों को प्यार से छूते हुए धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग जान, अब उठ भी जाओ, बहुत लेट हो चुका है। पर अनाया उसके हाथों को हटाते हुए दूसरी तरफ पलटकर तकिए में मुंह छुपा ली और शिकायत भरे लहजे में बोली, सोने दो ना अयान, मेरी नींद पूरी नहीं हुई अभी। अयान उसके पास बैठकर उसे हिलाते हुए बोला, अच्छा, मेरी बेगम की नींद पूरी नहीं हुई? ये तो बताइए आप क्या कर रहे थे सारी रात? अनाया आंखें खोलकर उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, ये तो आपको पता होगा जनाब, आपके सिवा और कोई तो रहता नहीं मेरे पास, तो आपको ही पता होगा ना। अयान मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो सारी रात बच्चों को संभालने में व्यस्त था। हमारी परी को अचानक रात को याद आया कि आज सोने से पहले तो पापा से कहानी सुनी ही नहीं,
तो अपने बेड से उठकर मेरे पास आई और मुझे जगाने लगी। मैंने सोचा आपकी नींद खराब होगी, इसलिए उसे लेकर बालकनी में गया और कहानी सुनाकर सुलाया। फिर सोने जा ही रहा था कि हमारे साहबजादे आयुष उठकर रोने लगा। उसे भूख लगी थी। मैंने उसे दूध पिला दिया और बरामदे में टहल टहल कर सुलाया। अब बताओ मुझे कैसे पता होगा बेगम किसके साथ रात को इश्क फरमा रही थी। कहकर उसने शरारती मुस्कान के साथ अनाया की ओर देखा, पर वह मायूस चेहरा बनाकर बैठी थी। अयान ने आग के इशारे से पूछा, क्या हुआ अनाया? वह मायूस सी बोल उठी, मुझे उठाया क्यों नहीं अयान? तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, नींद खराब हुई तुम्हारी, मेरी ही गलती है। पता नहीं इतने कैसे नींद आ जाती है कि कुछ पता ही नहीं चलता। और कुछ कहने से पहले ही अयान उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोला, कितना बोलती हो तुम अनाया। तुम्हें इस तरह गहरी नींद में सोता देखकर मुझे कितनी तसल्ली मिलती है, मैं बता नहीं सकता। याद है हमारी शादी के बाद कैसे तुम रात भर जागती रहती थी, कैसे नींद में भयानक सपना देखकर चिल्ला उठती थी। मैं खुश हूँ कि अब तुम बिना किसी फिक्र के सोती रहती हो। और रहा सवाल बच्चों का, तो बेगम साहिबा, वो मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी कुछ हक बनता है उन पर। अनाया उसे प्यार से देखते बोली, तुम्हारा कुछ नहीं अयान, पूरा हक है। अयान उसको देखते हुए शरारती अंदाज में पूछा, अच्छा ये तो बताओ सपने में किसे देखती हो जो इतना मुस्कुराती रहती हो? अनाया उसे सताने के अंदाज में बोली, है कोई मेरा बहुत प्यारा हैंडसम नौजवान, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अयान नाराजगी भरे स्वर में बोला, अब तो यही होगा, मैं रात भर बच्चे संभालूं और मेरी पत्नी किसी और के सपने में देखती, मैं उसका मर्डर कर दूंगा। अनाया मुस्कुराते हुए उसके गले में बाहें डालते बोली, मवाली कभी अपनी आदत छोड़ सकता है क्या? फिर से वही खून खराबे की बातें शुरू। तुमने फिर मुझे मवाली कहा। अनाया हंसते उसके गालों को चूमते बोली, मेरा मवाली बड़ा प्यारा है और मेरे सपने में कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा मेरे मवाली ही आता है, इस दुनिया का सबसे हैंडसम नौजवान, सबसे प्यारा। अयान खुशी से सर हिलाता हुआ कहा, तब ठीक है, वैसे मेहमान आकर जब देखेंगे कि हम अभी भी बेड पर बैठकर प्यार जता रहे हैं, तो उनके सवालों का जवाब तुम दोगी, मैं नहीं। अनाया जल्दी से उठते बोली, हाय राम, मुझे पहले याद दिलाना था, कितना काम बाकी है। अयान उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, घर में इतने लोग हैं काम करने के लिए, आपको कोई काम नहीं करना है मिसेस अनाया। आप बस फ्रेश होकर वो पिंक सूट जिसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो पहनकर तैयार हो जाओ और मेहमानों का स्वागत कीजिए। अनाया ने मुस्कुराकर अयान को देखा और झट से उसके गालों को चूमते हुए बाथरूम की ओर भागी। अनाया फ्रेश होकर बाहर आई और तैयार होने लगी। उसने हल्का मेकअप किया, अपने बालों को खुला ही छोड़ दिया, क्योंकि अयान को उसके लहराते रेशमी खुले बाल ज़्यादा पसंद थे। उसने मांग में सिंदूर डाला और अचानक उसे याद आया, कल रात अयान ने उसे नया मंगलसूत्र लाकर दिया था और वह उस समय आयुष को लेकर बहुत व्यस्त थी, तो अलमारी में रखने को कहा था। वह अपने अलमारी में ढूंढी पर वहाँ नहीं था, तो उसने अयान की अलमारी खोली और ढूंढने लगी। साथ में वो बड़बड़ाती भी जा रही थी, ये अयान कभी नहीं सुधरेगा। 2 दिन पहले ही मैंने कपड़े इतने अच्छे से व्यवस्थित कर दिए थे और आज देखो फिर से वही हाल है। एक शर्ट लेगा तो पूरी अलमारी को तहस नहस करेगा। अचानक कुछ उसके पैरों के पास गिरा जो कपड़ों के नीचे रखा था। उसने देखा एक लाल रंग की डायरी है। उसने कभी कभी ये डायरी अयान के हाथों में देखी थी, पर कभी पूछा नहीं। उसने उत्सुकतावश वो डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगी। कुछ नाम थे जिन्हें पढ़ते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मासा, अजय मलिक, गुरु रॉकी झा, विवेक मिश्रा, अजीत मेहरा और इस तरह कुछ और नाम थे। अनाया उन्हें पढ़ते हुए काँप रही थी, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। इन सबको वह जानती है, पर अयान ने इनका नाम क्यों लिख कर रखा है? ये लोग उसकी जिंदगी के वो दाग थे जिन्हें वह बहुत मुश्किल से भुला चुकी थी। तभी उसने ख्याल किया कि हर एक नाम लाल स्याही से क्रॉस किया हुआ था। तो क्या अयान ने इस 5 सालों में? वह काँप गई और पन्ने पलटी। अयान की लिखावट थी, जो जानवर अत्याचार करने के लिए पैदा होता है उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। मैं जानता हूँ कानून उन्हें सजा नहीं दे सकता, क्योंकि इनके हाथ बड़े मजबूत होते हैं, इसलिए अब हमें ही हथियार उठाना होगा। मैं सबको सजा नहीं दिला सकता, पर जिन लोगों ने मेरी अनाया पर अत्याचार किए हैं उन सब के दिन पूरे हो गए थे। उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है,
इसलिए उन्हें वहाँ भेज दिया जहाँ उनकी असली जगह है। अब मेरी अनाया को किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनाया काँप उठी और डायरी हाथ से गिर गई। तभी उसे अयान की आवाज़ सुनाई दी, जान रेडी हो या नहीं? अनाया घबरा कर अयान की ओर देखा और जो डायरी को और अनाया को देख रहा था। अयान डायरी उठाकर अलमारी में रखते हुए बोला, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है जान। अनाया ने काँपती हुई आवाज़ में बुलाया, अयान। अयान ने उसकी ओर देखा। अनाया की आवाज़ थरथराई, क्या तुमने सबको? अयान ने हाँ में सर हिलाया और उसके पास आकर प्यार से बोला, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है जान। पर अनाया हाथ छुड़ाते बोली, अयान तुमने जो किया मेरी नज़र में, चाहे कितना सही हो, कानून की नज़र में गलत है। इस डायरी को अभी जला दो अयान, यह किसी के हाथ नहीं आना चाहिए। अयान कुछ देर चुप रहा। हाँ में सर हिलाते हुए डायरी निकाली और उसके पन्ने फाड़ते हुए आग के हवाले करता गया। कुछ ही देर में डायरी के पन्ने उन लोगों की तरह ही राख हो चुके थे जिन्होंने ना जाने कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर डाली और आगे करने वाले थे। अनाया कुछ देर उस राख को देखती रही, फिर अयान के सीने से लगते धीरे से बोली, इस दुनिया को हजारों अयान की ज़रूरत है। आई लव यू। अयान मुस्कुराया और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उत्तर दिया, लव यू टू जान। चलो वो लोग आते ही होंगे। और हाँ, इधर आओ, मंगलसूत्र पहना देता हूँ। उसने मंगलसूत्र अनाया के गले में पहनाते हुए उसे चूम लिया और धीरे से गुनगुनाया, परियों की शहजादी। शाम का समय था, ठंडी हवा बह रही थी। अनाया बालकनी में आकर खड़ी हुई और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई देखकर कि सारे बच्चे, सोनू संजू सभी बाग में क्रिकेट खेल रहे थे। राजू बना था इंडिया टीम और अयान की टीम थी ऑस्ट्रेलिया। एम्पायर बने थे जकर के अब्बा, जो खूब मजे ले रहे थे उनके खेल का। अयान खेल में चीटिंग पर चीटिंग किए जा रहा था और राजू बार बार अंपायर से शिकायत करता, पर वो अयान की पार्टी में ही थे, जो बड़े ही जोर जोर से सर हिलाकर अयान का पक्ष ले रहे थे। अयान भी बच्चा बनकर अपनी दलील खुद पेश कर रहा था। अनाया का दिल कह उठा, आई लव यू अयान। काश पापा आज जिंदा होते तो देखते मैंने किसी गलत इंसान से प्यार नहीं किया। उसे याद आया शादी के बाद अयान ने किस तरह धीरे धीरे उसके दिल से डर निकाला था। उसने कभी भी अनाया की तरफ अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि उसे पता था अनाया उन दिनों को इतनी जल्दी नहीं भुला सकी होगी और शायद अयान के करीब जाने में भी उसे डर लग रहा होगा या उसके मन में आतंक हो सकता है। उसे इस बात की भी चिंता थी कि अनाया के मन में कोई गलतफहमी ना पैदा हो, इसलिए उसने शादी की पहली रात को ही साफ लफ्जों में कह दिया था, अनाया हमारा रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक है और जब तक तुम अपने कदम आगे नहीं बढ़ाओगी तब तक मैं रिश्तों की मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। अनाया ने नर्वस होकर पूछा था, और अगर मैं सारी जिंदगी अपने कदम आगे ना बढ़ा पाई तो? अयान बोला, तो हम ऐसे ही रहेंगे, दोस्त बनकर, एक दूसरे का सहारा बनकर। धीरे धीरे अनाया को खुद ही पता नहीं चला कब उसकी सारी कमजोरी दूर भाग गई और वो दोनों एक हो गए। जब परी उसके गर्भ में आई तो सबसे ज्यादा खुश रुबीना दी हुई थी। उसने कहा था, खुदा का शुक्र है तूने उस डर पर काबू पा लिया और अयान की हो गई। उसके बाद तो 2 साल के अंतराल में ही आयुष भी आ गया और उनका परिवार पूरा हो गया। पर अयान कभी कभी उसे चिढ़ाता रहता, कहकर कि मुझे तो 1 दर्जन बच्चे चाहिए, जान दो से दिल नहीं भरता। आज ही वह उसे सारा दिन ये कहकर चिढ़ा रहा था। कल हमारी 5वीं मैरिज एनिवर्सरी है, मुझे तो और एक छोटी अनाया गिफ्ट में चाहिए जो तुम्हारी कार्बन कॉपी हो। कल अयान ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और हांगकांग के जाने माने लोगों को बुलाया था। राजू संजू मिसेस सेठी इंडिया से आए थे और कल शांता आशीष और मासूम आने वाली थीं। सब लोग कुछ दिन रहने वाले थे। फिर अयान अनाया को मुंबई ले जाने वाला था, क्योंकि उसने नहीं बताया, पर अनाया को मुंबई के नाम से खौफ था, वह नहीं जाना चाहती थी। आज डायरी हाथ में आने से उसे पता चला कि वह अनाया को खौफ दिलाने वालों का सफाया कर चुका है और सोनू ने बताया कि अयान भैया उसे कोई सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। अनाया यह भी जानती थी, वह चाहे लाख कोशिश करे, अयान नहीं बताएगा और उसे मुंबई क्यों ले जाना चाहता है। पर अनाया को अपने अयान पर पूरा भरोसा था कि वह सिर्फ और सिर्फ अनाया की खुशी देखना चाहता है और ऐसा ही कुछ उपहार देना चाहता है जो अनाया के लिए अनमोल हो। अनाया को अयान से पता चला कि राजू और संजू एक दूसरे को चाहने लगे हैं। अजय मलिक के मौत के बाद मिसेस सेठी और संजू को
राजू की निगरानी में अयान छोड़ आया था। जब वे देहरादून से हांगकांग चले आए तो मिसेस सेठी संजू देहरादून में अयान के घर में रहने लगे थे। अनाया उसके बाद कभी इंडिया नहीं गई, पर सोनू अपनी पढ़ाई पूरी करने वापस चला गया था। संजू का भी एडमिशन उसी स्कूल में हो गया जहां सोनू पढ़ता, और मिसेस सेठी ने सोनू का दायित्व भी संभाल लिया। सोनू संजू को दीदी बुलाता और दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। राजू भी वहीं रह गया और अयान का रियल एस्टेट का बिजनेस संभाल लिया। संजू ने राजू को नाइट स्कूल में दाखिला दिला दिया था और उसने वहां से हाई स्कूल का एग्जाम पास कर लिया। संजू अब इंटीरियर डेकोरेटर का कोर्स कर रही थी और राजू से शर्त रखी कि राजू स्नातक पास कर लेगा तो वो शादी के लिए हाँ करेगी। अनाया मुस्कुरा उठी। दोनों के नोक-झोंक याद करके उसका ध्यान टूटा। राजू की आवाज़ से, भाभी जी आपको मैं कब से ढूंढ रहा हूँ? अनाया ने मुस्कुराते पूछा। क्यों राजू? राजू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, असल में संजू कहती है मुझे इंग्लिश नहीं आती, पर मैंने सीख ली है। आप उसे कहो ना, मुझे सिर्फ चिढ़ाती रहती है। तभी अयान की आवाज़ सुनाई दी, नहीं अनाया, पहले इसका टेस्ट लो, फिर संजू से कहना। राजू ने सर हिलाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, अभी मैं सुनाता हूँ आपको फर्राटेदार इंग्लिश। अयान धीरे से अनाया के कान में फुसफुसाया, इसकी इंग्लिश ध्यान से सुनो, संजू पर ही जाकर इसकी स्पीच रुकेगी। अनाया आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया और राजू से बोली, हाँ राजू बताओ, मैं सुन रही हूँ। राजू ने शुरू किया, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर आई लव यू माई कंट्री, आई लव यू रुबीना दी, आई लव यू अयान भाई, भाभी जी एंड छोटे छोटे बच्चे, आई लव यू सोनू, आई लव यू संजू, संजू आई लव यू। अयान ठहाका लगाकर हंस पड़ा और अनाया को आंख मारी। अनाया उसे आंखें दिखाते हुए राजू से प्यार से बोली, राजू भैया आपने बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख ली है, मैं संजू से ज़रूर कहूँगी। राजू खुशी से उछलता हुआ वहाँ से चला गया। अयान अनाया के पास आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या हुआ जान, इतनी उदास क्यों हो? अनाया ने ना में सर हिलाते हुए सर नीचे करते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अयान उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाते हुए हौले से कहा, तुम्हें पता है मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती। कल 5 साल पूरे हो गए शादी के और आज भी तुम्हारी उदासी दूर नहीं कर सका। कुछ तो है जो जानने का हक तुम्हारे अयान को है। तो अनाया सर नीचे करते बोली, कुछ नहीं अयान, तुमने आज तक जितनी खुशी मुझे दी है शायद ये मेरे कई जन्मों का पुण्य है। मैं बहुत खुश हूँ अयान, बस पापा की याद आ गई, आज वो होते तो कितने खुश होते। अयान उसे अपनी बाहों में खींचता बोला, तुम्हारे पापा तुम्हें वहाँ आसमान से देख रहे हैं अनाया, और वो बहुत खुश हैं, पर अपने दामाद से नाराज हैं। मैं चाहता हूँ उनकी नाराजगी दूर करूँ, इसलिए तुम्हें मुंबई लेकर जाना चाहता हूँ। अनाया कुछ पूछने ही जा रही थी कि परी दौड़ कर आई और अयान के गोद में कूद पड़ी और बोली, पापा मुझे घूमने जाना है। अयान उसे चूमते हुए बोला, हाँ मेरी प्रिंसेस, चलिए आपको नई ड्रेस दिलवाता हूँ। अनाया फटाफट रेडी होकर आ जाओ, हमें ढेर सारी शॉपिंग करनी है। मुंबई में अनाया जैसे ही कार से उतरी उसका दिल धक सा हो गया। वह कहाँ खड़ी थी? ये जगह तो उसकी जानी पहचानी है, मासी का घर। अयान ने नहीं बताया था वो कहाँ जा रहे हैं, पर उसी रास्ते जाने पहचाने से लग रहे थे। वे विगत सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका था, फिर भी ना जाने क्यों अनाया को लग रहा था वो इस जगह को जानती है। और जब कार रुकी उसका शक यकीन में बदल गया। उसने आश्चर्य से देखा, मासी का घर नहीं है वहाँ, ना आसपास का कोई और मकान। वहाँ एक बड़ा सा आश्रम जैसा मकान था जिसके सामने बगीचे थे जहाँ रंग बिरंगे फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे थे, और वहाँ एक इसका स्टैचू था। अनाया के पैर कांपने लगे, आंखें और फैल गईं। वह अस्थिर कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसके मुंह से निकला, पापा। हाँ, उसके पापा की ही वो मूर्ति बनी हुई थी बगीचों के बीचों बीच। अनाया ने पलटकर अयान की ओर देखा और आश्चर्य से पूछी, ये क्या है अयान, हम कहाँ आए हैं? अयान मुस्कुराता हुआ जवाब दिया, इस जगह को भूल गई, तुम्हारी मासी का घर था यहाँ, अब यहाँ हमने आश्रम बना दिया है, महेंद्र निकेतन, बेसहारा लड़कियों के लिए, और मेरे ससुर जी का उनकी रक्षा करते हैं। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, क्यों ना हो उनकी लाडली सोना बेटी जो आई है उनसे मिलने। अनाया दौड़कर महेंद्र की मूर्ति के पास गई और उनके पैरों पर गिरते हुए बोली, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी गुनहगार हूँ पापा। अयान आकर उसे प्यार से पकड़ते हुए कहा, नहीं सोना, ससुर जी मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे,
उनकी बेटी को वो रोते हुए नहीं देख सकते। अनाया आंसू पोंछते बोली, नहीं अयान, पापा तुम पर कभी नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे दामाद हो जो उनकी बेटी से बेहद प्यार करते हो। अयान मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अंदर चलें। अनाया ने देखा बहुत सारी लड़कियां दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए खड़ी थी, जिनमें से कुछ तो वह पहचानती थी, कहाँ देखा था, बार में, क्लब में, गुरु के आश्रम में और ना जाने कहाँ कहाँ। तभी रसीला की आवाज़ सुनाई दी, दीदी आप आ गई। वह दौड़कर आई और अनाया से लिपट गई। अनाया ने प्यार से उसके हाथ थपथपाते बोली, यहाँ तू कैसे? रसीला की आवाज़ में खुशी छलक रही थी। वह बोली, मैं इस आश्रम की देखभाल करती हूँ। अम्मा और अब्बा भी यहीं रहते हैं। अम्मा खाना बनाने में हेल्प करती है, अब्बा दूसरे बाहर काम करते हैं। दी अंदर आओ ना। अनाया बहुत खुश थी। वह अयान को देखकर धीरे से पूछी, तो यही तो तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट था मेरे लिए, और सोनू को पता था? सोनू पीछे से कान पकड़ता हुआ मुस्कुराकर बोला, सॉरी दी, भैया ने बताने को मना किया था। अयान ने सर हिलाया और बोला, हाँ पसंद नहीं आया? अनाया मुस्कुराते बोली, बहुत पसंद आया, पर अयान ये घर मासी का था, ये महेंद्र निकेतन नहीं, मासी के नाम पर होना चाहिए था। अयान मुस्कुराते बोला, ये मेरा नहीं, सोनू का फैसला था। वह चाहता था यहाँ उसके बड़े पापा का नाम का आश्रम बने। वैसे तुम्हें और भी कुछ दिखाना है, उसने रसीला से कहा। रसीला, हम सब आज यहीं तुम लोगों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। अभी हमें कहीं और जाना है, बस कुछ देर में आते हैं वापस। रसीला ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जैसे उसे पता हो वो कहाँ जा रहे हैं। रुबीना, राजू, संजू, सोनू और शांता भी उनके साथ थे। अयान सबको लेकर शांता कुंज आया और गाड़ी से उतरते ही रुबीना बोल पड़ी, अरे यहाँ तो मैं पहले आई थी, यहाँ जगर के पापा की ज़मीन थी। अयान ने सर हिलाकर बोला, उन्होंने ये ज़मीन बच्चों के आश्रम के लिए लिख दी थी रुबीना दी, वो देखो अभी बन रहा है। अनाया ने देखा, लगभग पूरा हुए बने बिल्डिंग पर उसकी मासी का नाम चमक रहा है। अयान ने कहा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आशा है कुछ महीनों में ये पूरा हो जाएगा। अनाया अयान की तरफ मुड़ी और उसे जी भर कर देखने लगी। उसे लगा उस इंसान को वह अभी तक नहीं ठीक से पहचान पाई है। क्या वह वही अयान है जो मुंबई में मवाली गैंगस्टर और मर्डर के नाम से विख्यात था? कहाँ छुपा था इतना प्यारा इंसान? इतना दर्द और प्यार कहाँ छुपा रखा था इसने? पापा जैसे अनुभवी आंखें भी धोखा खा गई थी। उनकी बेटी ने किसी गैंगस्टर या खूनी को नहीं, एक अनमोल हीरे को अपना जीवन साथी चुना है। अनाया के दिल में ढेर सारा प्यार उमड़ आया अपने अयान के लिए। उसने अयान को अपने आलिंगन में बांध लिया और अपने नरम होठ उसके गाल पर रख दिए और धीरे से बोली, आई लव यू अयान। अयान जैसे खेल उठा। वह अनाया को जकड़ते हुए कह उठा, आई लव यू टू जान। उन्हें रुबीना दी की आवाज़ सुनाई दी, अब इन्हें देखो, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अरे शर्म करो दोनों, लोग देख रहे हैं। अयान हंसता बोल उठा, इस बार मैंने नहीं रुबीना दी, आपकी शर्मीली बहन ने शुरू किया है। उसे मेरा गिफ्ट जो पसंद आया, उसने धीरे से कहा, वैसे इंतज़ार की घड़ी मुझे बहुत लंबी और बोरिंग लगती है, पर आज मुझे इंतज़ार रहेगा जब सिर्फ हम दोनों होंगे, तीसरा कोई नहीं। तब तुम्हारे इस चुंबन का जवाब देगा ही अयान, सूद सहित वापस करूँगा। अनाया शर्माते बोल उठी था, पर उसकी चमकती आंखें बता रही थीं कि उसे भी उस पल का इंतज़ार रहेगा।